लाइव हो गए, बोले। हो गए सर। हाँ, इसको कैसे करना है, इसको शुरू कर दें। शुरू करिए सर। हाँ, नमस्कार। अ, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप सुन पा रहे हैं क्या? किसको कैसे देखा जाए? कुछ लाइक या वो करते हैं सर। हाँ, ये तो आते गए दो लोग बस आगे। बस शुरू करिए सर। शुरू कर दे। हाँ, शुरू करिए और कोई इंडिकेशन नहीं आएगा, सर। ना ना, बस यही आएगा, सीधे ही बोलना है। अच्छा, चलो ठीक है। थोड़ा ढका दीजिए कैसे इसको। प्रिय मित्रों, अ, वर्धा अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के में विद्यार्थी परिषद की अ, इकाई के पदाधिकारीगण, अन्य विद्यार्थीगण, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मेरा सौभाग्य है कि आज हम इस वेबिनार के माध्यम से आपस में मिल रहे हैं और एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं जो मुझे लगता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से बहुत ही उनके हार्ट से जुड़ा हुआ विषय है, उनके हृदय से जुड़ा हुआ विषय है। और मुझे थोड़ा खेद है कि मैं इसको लाइव करने में थोड़ी दिक्कत हुई। उसका कारण यही था कि मुझे थोड़ा इसका तकनीकी ज्ञान कम है और मैंने अपने मित्र को बुलाया, लेकिन उसको जोड़ने में थोड़ी दिक्कत आई, पर कोई बात नहीं। अब हम हर्ष रंजन जी का बहुत बहुत स्वागत है और हर्ष रंजन जी जुटे रहे आखिर तक कि किसी तरीके से हमारा डायरेक्ट लाइव हो जाए। मित्रों, मैं अपने आज के इस विषय पर आता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संपूर्ण जीवन और चिंतन, जो उनका राष्ट्रवादी चिंतन है, उसके साथ बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। और हम आज दरअसल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो पूरा ज्ञान का जो समुद्र है, वो इतना विस्तृत है कि उस पर मतलब आप कहें तो घंटों घंटों चर्चा हो सकती है। वो चर्चा जो है वो मतलब असीमित है, उस पर कोई मतलब बहुत बड़ी चर्चा हो सकती है, क्योंकि उनके जीवन के अनेक क्षेत्र हैं। क्योंकि बाबा साहब सौम्य जो है वो एक अर्थशास्त्री हैं मूल रूप से, वो एक समाजशास्त्री हैं, वो एक मानव विज्ञानी हैं, एक शिक्षाविद हैं, एक पत्रकार हैं, एक प्रशासक हैं, एक राजनीतिज्ञ हैं। यानी कि ये सो उनका जो ज्ञान का जो वैभव है, ये इतना विस्तृत है कि उसमें से हम कितना आपके साथ चर्चा में आता है, ये वास्तव में एक बड़ा विषय है। और इससे भी परे बाबा साहब एक महान समाज सुधारक हैं, मानव अधिकारों के बड़े हिमायती हैं, वंचितों और पददलितों के मुक्तिदाता हैं। और उन्होंने अपना सारा जीवन जो है इस भारतीय समाज की, हिंदू समाज की जो चेतना है, सामाजिक चेतना है, उसको जागृत करने में लगा दिया। मित्रों, उनके जीवन के कई सारे पहलू हैं जिनको मुझे थोड़ा थोड़ा करके टच करना पड़ेगा, क्योंकि हम जिस विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं उसमें एक तो पहला जो उनके जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है वो ये है कि वो
भारत का जो उनका जो जन्म है वो हिंदू समाज की जो हिंदू समाज का जो चौथा दर्जा है, अछूत समाज में उनका जन्म हुआ है। और उसके साथ ही जो दूसरा महत्वपूर्ण विषय है कि उन्होंने इस छुआछात का, इसका डायरेक्ट उसका उनका अनुभव रहा है। उन्होंने स्वयं जो है छुआछात की हृदय भेदक और मार्मिक प्रहारों की खुद अनुभूति की है। और इसके अलावा, इस अनुभूति के अलावा उन्होंने अपने जीवन में शिक्षा प्राप्त करने में बहुत अनेक प्रकार की, जिसमें छुआछात भी एक था, और अनेक प्रकार की आर्थिक कठिनाइयों को भी झेला है। ये उनके जीवन के ये एक बहुत ही मार्मिक पहलू हैं। लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि आपने बाबा साहब का इतना अध्ययन किया होगा कि बाबा साहब का जो उनका ये जो उनकी जो अपब्रिंगिंग है उसके बारे में आपका व्यापक अध्ययन होगा, ऐसा मान के मैं चलता हूँ। और इसलिए मैं डायरेक्ट उस विषय पर आता हूँ जिस विषय का हमने आज चर्चा की है, जिस विषय को हमने रखा है, और वो है बाबा साहब का राष्ट्रवादी चिंतन। मित्रों, बाबा साहब के राष्ट्रवादी चिंतन का एक बहुत व्यापक दायरा है, और उस व्यापक दायरे में हम आज के इस चर्चा में 2-3 पहलुओं पर चर्चा करेंगे। और पहला जो बहुत महत्वपूर्ण पहलू है वो पहलू है बाबा साहब एक शिक्षा शास्त्री के रूप में उनका जो है, अगर हम उनका अध्ययन करें तो हमें उनके राष्ट्रवाद की एक गहरी झलक उनके चिंतन में देखने को मिलती है। और वो ये है कि देखिए, आपने सभी ने इस बात को समझने की कोशिश की होगी, क्योंकि आपको ये विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में ही है, और बाबा साहब की जन्मभूमि और कर्मभूमि बहुत हद तक महाराष्ट्र रही है। कि बाबा साहब ने एक मंत्र दिया था उस भारत के उस व्यापक दलित समाज के लिए, उनके उद्धार के लिए, और वो मंत्र था कि एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट। आप देखिए, शिक्षित बनिए और शिक्षित बनाइए। एजुकेट का जो मतलब है वो है शिक्षित बनिए और शिक्षित बनाइए। दूसरा, संगठित होइए और संघर्ष करिए। ये जो है बाबा साहब ने ये 20 जुलाई 1924 को, यानी कि 1924 को दामोदर हॉल मुंबई में एक बैठक हुई, और यहाँ से बाबा साहब ने जो अपनी बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया। मैं ये मानता हूँ कि ये बाबा साहब के जीवन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि बाबा साहब ने अध्ययन अपना समापन करने के बाद जब वो 1923 में भारत वापस आए, तो फिर उन्होंने सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया। और इस सार्वजनिक जीवन में प्रवेश की जो शुरुआत है वो इस बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना के साथ करते हैं। और इसी सभा में बाबा साहब ने ये नारा दिया कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। इसमें मित्रों आप देखेंगे कि बाबा साहब ने शिक्षा को अटमोस्ट, सबसे पहला, सबसे अधिक महत्व दिया। और मुझे लगता है कि ये बाबा साहब के जो चिंतन है उसकी बहुत बड़ी विशेषता है, क्योंकि दलित शिक्षा में किन कारणों से वंचित रहे ये एक बड़ा विषय है, उसके कई कारण हो सकते हैं। लेकिन बाबा साहब ने एजुकेट, शिक्षा को पहला नारा देकर भारत के उस वंचित समाज को
उस सनातन भारत में सदियों से चली आ रही उस सनातन परंपरा से जोड़ने का प्रयास किया जिसका आधार ज्ञान है। प्रिय मित्रों, आप भली भांति परिचित हैं कि दुनिया की जो बड़ी बड़ी सभ्यताएं हैं वो सब अपनी कुछ विशेषताएं रखती हैं, उसके अपने कुछ वो कुछ गुणों के कुछ कारणों से जानी जाती। भारत जो है, भारतीय सभ्यता जो है वो ज्ञान की सभ्यता है। और आप समझ लीजिए कि बाबा साहब ने इस क्यों भारत का ये वंचित समाज शिक्षा से वंचित हो गया, शिक्षा में पीछे पिछड़ गया, इसको सबके बराबर लाने के लिए, सम्मान दिलाने के लिए, वो बराबरी का अधिकार देने के लिए सबसे जो मूलभूत चीज है वो ज्ञान है। जिस दिन उस वंचित समाज के घर में ज्ञान आ जाएगा उसी दिन उसको पास सम्मान आ जाएगा, उसको बराबरी आ जाएगी। तो ये जो है, मुझे लगता है कि बाबा साहब के उस व्यापक सोच का एक उदाहरण है, उनके उस राष्ट्रवादी सोच का, उस समाज को जोड़ने का, तोड़ने का नहीं, समाज को जोड़ने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास है। अब देखिए, बाबा साहब के, मुझे ऐसा लगता है कि इसको हमें बहुत गहराई से ध्यान करना चाहिए। ये बाबा साहब एज एन एजुकेशनिस्ट, एक शिक्षाविद के रूप में बाबा साहब का जो योगदान है वो बहुत बड़ा है। और वो मुझे बाबा साहब का बहुत परिचय करने का मौका इसलिए नहीं लेना चाह रहा था क्योंकि हम बहुत ही पीछे हट गए थे, कि काफ़ी समय से पिछड़ गए थे, कि बाबा साहब ने शिक्षा के महत्व को पहचाना और दलित समाज को, उस व्यापक वंचित समाज को शिक्षित करने के लिए, शिक्षित करने की प्रेरणा दी। उन्होंने शिक्षा के नए उद्देश्य जो है वो नए उद्देश्यों की खोज की। और इसमें बाबा साहब का संपूर्ण जीवन, व्यक्तित्व और कर्तृत्व, इसी उनका पूर्ण शिक्षा में है। माँ शिक्षा, माँ सरस्वती की जो कृपा है ये उनके जीवन के ऊपर, उनके कर्तृत्व के ऊपर छाई हुई है। और बाबा साहब के अनुसार भाई शिक्षा का मतलब जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि भाई आप सिर्फ बहुत सारी डिग्रियां ले लो और उसके बाद जो है अपना कोई उसके बाद अपने जीवन के सुख और सुविधाएं प्राप्त कर लो। बाबा साहब ने जो है वो, उन्होंने शिक्षा का उद्देश्य जो है उनके प्रति अपने विचारों को रखकर शिक्षा की महत्व को, शिक्षा के उपयोग, नई ऊंचाइयां बाबा साहब ने दी। और उनके जीवन की जो यात्रा है, संपूर्ण यात्रा, वो शिक्षा प्रेमी से शिक्षाविद तक फैली है, जो अनेक प्रतिबद्धताओं और मूल्यों के साथ जुड़ी हुई है। उनके अनुसार, उनका कहना है कि शिक्षा का उद्देश्य के बारे में उनकी दृष्टि बिल्कुल स्पष्ट है। उनका कहना है कि पेट काटकर भी पढ़ना पड़े तो पढ़ाई को वरीयता देनी चाहिए। उनका उद्देश्य, शिक्षा का जो उद्देश्य है वो स्वहित नहीं था। दूसरों शब्दों में उनका उद्देश्य आर्थिक संपन्नता के रास्ते तैयार करना नहीं था, जो उन दिनों इंग्लैंड और अमेरिका में बहुत सहजता से उपलब्ध थे। उन्होंने अपने जीवन को ज्ञानार्जन के लिए अर्पित किया। वो जानते थे कि प्रगति का जो रास्ता है वो सिर्फ शिक्षा से ही निकलेगा। इसलिए वो बल्कि संपूर्ण जो पूरे वंचित समाज की प्रगति का रास्ता तलाश रहे थे,
जो केवल और केवल शिक्षा के माध्यम से ही निकल सकता था। इसलिए बाबा साहब का एक भेंट होती है बड़ौदा के महाराजा से, सयाजी गायकवाड़ से, और उनका जो संवाद है उस संवाद को बाबा साहब के एक बायोग्राफर हैं जिनका नाम है चांगदेव खैरमोड़े, उन्होंने उसको कोट किया है। दरअसल बात ये थी कि बाबा साहब जो है वो बहुत उनका जीवन, जहाँ एक तरफ उन्होंने मैंने पहले बताया आपको कि अनेक प्रकार की जो वाहक वायु को भी सहन किया, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने आर्थिक विपन्नता को भी बहुत झेला। तो वो जो थे वो बड़ोदरा के महाराजा के पास जब उनके पिताश्री स्वर्ग सुधार गए तो वो उनके पास गए, उनके बड़ोदरा के महाराज के पास जो है कोई नौकरी की तलाश में गए थे। लेकिन वहाँ उनके जो भाग्य में, परिणति में कुछ और ही लिखा था। जब वो महाराजा के साथ बहुत बढ़िया से बातचीत कर रहे थे तो महाराजा ने उनसे पूछा कि भाई अगर आपके लिए कोई बाहर पढ़ाई के लिए रास्ता ढूंढ लिया जाए तो आप क्या आप उसके लिए तैयार होंगे? तो उनको क्या चाहिए इसके लिए, वो तो विद्या ग्रहण के लिए सदैव तैयार रहते थे और उसके लिए अनेक से अनेक कष्ट सहने के लिए तैयार थे, तो उन्होंने हाँ भर दी। तो उनका एक संवाद है जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो वहाँ पर उनका संवाद ये है कि महाराजा उनसे कहते हैं तुम किस विषय की पढ़ाई करना चाहते हो? तो भीमराव कहते हैं मैं समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और विशेष रूप से पब्लिक फाइनेंस की पढ़ाई करना चाहता हूँ। महाराजा कहते हैं इन विषयों की पढ़ाई करके तुम आगे क्या करना चाहते हो? भीमराव कहते हैं इन विषयों के अध्ययन से मुझे इस प्रकार के रास्ते दिखाई देंगे जिससे मैं अपने समाज की जो पतना अवस्था है, गिरी हुई स्थिति है, उससे उनको उठा लूंगा। उसके बाद महाराजा हंसते हुए कहते हैं लेकिन तुम हमारी नौकरी करोगे या नहीं? फिर तुम पढ़ाई, नौकरी और समाज सेवा ये सब बातें एक साथ कैसे पूरी करोगे? तो भीमराव कहते हैं यदि महाराजा ने मुझे इस प्रकार का मौका दिया तो मैं सारी बातें सही ढंग से पूरी कर पाऊंगा। इस प्रकार से भीमराव अंबेडकर की जो योजना है वो बिल्कुल स्पष्ट है। वो कहते हैं कि उनका कहना है कि शिक्षा मात्र ही सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का यंत्र है और समाज की प्रगति का एकमात्र रास्ता शिक्षा है। तो प्रिय मित्रों, वंचित समाज की दीनहीन अवस्था को कैसे ठीक करना है, यह रास्ता भी शिक्षा से ही निकलेगा। और इस प्रकार से बाबा साहब ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के कष्ट सहे, लेकिन वो इसके अपने ध्येय पर अडिग रहे और उन्होंने शिक्षा के संबंध में उनके दृष्टिकोण में जो है वो पूरी स्पष्टता है। जैसा मैंने पहले बताया कि बाबा साहब इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट थे कि शिक्षा के लिए हमें किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थितियां हों, उनको जो है झेलने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। इस प्रकार से बाबा साहब जो है वो जब इंग्लैंड में, एक उदाहरण है उनका, शिक्षा को वो कितना महत्व देते थे और खासकर महिलाओं की शिक्षा को कितना महत्व देते थे। बाबा साहब उनके जीवन की दो घटनाएं हैं, वो मैं आपके साथ उद्धृत करना चाहता हूँ। वो घटनाएं, पहली घटना तो ये है जब बाबा साहब इंग्लैंड में थे तो वो जो है उन्होंने अपनी पत्नी को एक पत्र लिखा और वो पत्र में लिखा कि उन्होंने लिखा कि तुम्हारी पढ़ाई चल रही है, ये प्रसन्नता की बात है और मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए सीमित साधनों से भोजन कर पा रहा हूँ, फिर भी आप लोगों की व्यवस्था कर पा रहा हूँ और पैसे भेजने में देरी हुई और तुम्हारे पैसे समाप्त हो जाएं तो अपने आभूषण बेचकर खाओ, आने के बाद मैं दोबारा बनवा दूंगा। यशवंत व मुकुंद की पढ़ाई कैसी चल रही है?
तो ये पत्र बाबा साहब ने अपनी पत्नी को लिखा। एक पहला पत्र है कि बाबा साहब शिक्षा को कितना महत्व देते थे और खासकर महिलाओं की शिक्षा को कितना महत्व देते थे। उसके बाद 1924 में जब बाबा साहब वापस आए, 23 में जब वो इंग्लैंड से वापस आए अपना अध्ययन पूर्ण करने के बाद, तो उनके पास उस समय पर उनके जाति समाज के लोगों ने एक कुछ धन संग्रह किया कि हमें भीमराव का स्वागत करना है। उसी दौर में एक नौजवान जो है भीमराव के पास आता है, जिसका नाम चांगदेव खैरमोड़े है। तो खैरमोड़े ने उन्होंने कहा कि मुझे कॉलेज की फीस देनी है और मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो बाबा साहब ने तुरंत वो धन संग्रह करने वाली संस्था को लिखा कि चांगदेव खैरमोड़े कॉलेज की फीस भरने में असमर्थ है, वो मेरे पास आए थे, मैं ऐसे योग्य और साहसी युवक की सहायता करना चाहता हूँ। और इस प्रकार जो है ये अस्पृश्य समाज के प्रत्येक समझदार व्यक्ति का फर्ज है कि उसकी सहायता करे। फीस की इतनी बड़ी राशि की व्यवस्था इतने पाना कठिन लग रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरे सम्मान के लिए निमित्त मुंबई में कुछ सज्जनों ने चंदा एकत्रित किया हुआ है। अभी तक उस धन का कहीं पर भी उपयोग नहीं हुआ है। उस राशि से खैरमोड़े की सहायता करनी चाहिए। मेरा सम्मान करने से क्षुद्र काम में पैसा खर्च करने के स्थान पर समाज में उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति तैयार करने पर समाज को अधिक श्रेय मिलेगा। मित्रों, ये दो घटनाएं हैं जो ये बताती हैं कि बाबा साहब के व्यक्तित्व और उनके चिंतन में शिक्षा का कितना बड़ा महत्व है और वो किस प्रकार की। अब दूसरा विषय आता है कि वो शिक्षा को कैसा स्थान देना चाहते हैं। बाबा साहब शिक्षा के बारे में आगे कहते हैं कि शिक्षा एक दुधारी तलवार है, इसलिए उसे चलाना खतरे से भरा हुआ है। चरित्रहीन और विनयहीन सुशिक्षित व्यक्ति पशु से भी अधिक खतरनाक है। इसलिए शिक्षा में चरित्र अधिक महत्व का है। शिक्षा जनहितकारी होनी चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय होना चाहिए। और एक और महत्वपूर्ण बात वो कहते हैं कि शिक्षा जो है सिर्फ पुस्तकों से नहीं मिलती, वह शिक्षक के आचरण व व्यवहार से भी मिलती है। उनका कहना है कि शिक्षा संस्कार बनाती है और संस्कार शिक्षक के आचरण से ही बनते हैं। शिक्षा के मामले में बाबा साहब शिक्षक की भूमिका और उसके चयन को लेकर बहुत सतर्क रहते थे और उनका मानना था कि शिक्षक जो है वो राष्ट्र का सारथी होता है। इसलिए शिक्षक बुद्धि से होशियार, वर्ती से निरीक्षक और मर्मज्ञ होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति का आत्मिक उन्नयन होता है और वह तभी हो सकता है जब शिक्षक योग्य होगा। इसलिए बाबा साहब ने अपने इसी जो उनका जो बहुत व्यापक जो उद्देश्य था उसको पूरा करने के लिए, अपने इन सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने 8 जुलाई 1945 को मुंबई में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की और उनका उद्देश्य था निर्धनों को शिक्षा प्रदान करना, अनुसूचित जातियों के में शिक्षा के प्रति रुचि पैदा करना, उच्च शिक्षा के लिए उन्हें आर्थिक सहायता देना उसमें शामिल था। प्रिय मित्रों, ये बाबा साहब के प्रयत्नों से, उन्होंने अपने प्रयत्नों से, जब वो वायसराय की काउंसिल में उनके लेबर मिनिस्टर थे, उन्होंने 16 छात्रों को इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी आदि देशों में उच्च शिक्षा के लिए भेजा। तो ये जो है, कहने का तात्पर्य ये है कि बाबा साहब ने शिक्षा को कितना महत्व दिया, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हो कि उनकी दृष्टि में शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण थी।
तो यहाँ पर ये एक मुझे लगता है कि उनके जो राष्ट्रवादी चिंतन का एक सबसे गहन पहलू है बाबा साहब का, कि उन्होंने शिक्षा को अपने चिंतन में, अपनी सोच में, अपने कृतित्व में, अपने व्यक्तित्व में, उनका संपूर्ण कर्तृत्व, व्यक्तित्व, जीवन, सोच शिक्षा में है। और उस शिक्षा में वो संपूर्ण समाज को बराबरी मिले, उस दलित वंचित समाज को जो शिक्षा में पिछड़ गया है और शिक्षा में पिछड़ जाने के कारण वो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ गया है, उसको बराबरी मिले, उसको बराबर का हक मिले, जो शिक्षा से ही संभव है। मुझे लगता है कि बाबा साहब के जीवन और चिंतन के इस बहुत महत्वपूर्ण पहलू को, जो पूर्णतः राष्ट्रवाद से परिपूर्ण है, वो बराबरी, समाज को बराबरी देना, समाज में सद्भावना, समरसता, समाज में समरसता जो है वो सिर्फ समरसता शब्द के इस्तेमाल करने से नहीं आने वाली है। समाज में समरसता आएगी बराबरी से। और बाबा साहब एक जिसे कहते हैं कि एक मौलिक और जमीनी चिंतक है। बाबा साहब कोई हाई फाई और हवा में बात करने वाले चिंतक नहीं है। इसलिए चूंकि वो मौलिक चिंतक है, इसलिए एक मौलिक समस्या है समाज की, कि समाज में अगर समाज का एक बड़ा तबका पिछड़ रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण है शिक्षा, जो मौलिक कारण है। आज तक बाबा साहब के इस बड़े कंट्रीब्यूशन को किसी ने भी हाईलाइट नहीं करा है, किया गया है। मुझे लगता है कि बाबा साहब का ये जो चिंतन है कि बाबा साहब ने शिक्षा में, शिक्षा को जो अटमोस्ट महत्व दिया है, उस पर बहुत गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है। और बाबा साहब के राष्ट्रवादी चिंतन का अगर मैं समझता हूँ, अगर कोई आधार है, कोई आधारशिला है, कोई फाउंडेशन है उनके चिंतन की, उनके राष्ट्रवादी चिंतन की, अगर कोई फाउंडेशन है तो वो है उनके जीवन और कर्तृत्व की एक बहुत बड़ी यात्रा है, जो शिक्षा प्रेमी से लेकर एक शिक्षाबद्ध पर जाकर समाप्त होती है। प्रिय मित्रों, लेकिन बाबा साहब ने, जब बाबा साहब अपने अंतिम दिनों में 1956 की घटना है, 18 मार्च 1956 में बाबा साहब ने आगरा में एक बहुत महत्वपूर्ण भाषण दिया। उस भाषण में बाबा साहब ने बहुत सारी बातें कही कि भाई मैं जीवन में जो सोच के आया था उसमें से मैं कितना कर पाया, लेकिन उनमें बाबा साहब ने अपना एक दर्द उसमें बाबा साहब ने शेयर किया। और वो दर्द ये था कि भाई मुझे शिक्षित समाज ने, इन पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। प्रिय मित्रों, ये मुझे लगता है कि अब बाबा साहब ने उस समय कहा था और आज मुझे लगता है कि स्थितियां बदलनी चाहिए, लेकिन ये बाबा साहब का दर्द था कि भाई भारत के शिक्षित समाज ने, मतलब वंचित समाज का जो शिक्षित वर्ग है, उसने मुझे धोखा दिया है, मेरे साथ न्याय नहीं किया। प्रिय मित्रों, एक दूसरा विषय जिस पर मैं बाबा साहब के राष्ट्रवादी चिंतन की स्पष्ट झलक मिलती है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और वो ये है कि आपने पढ़ा भी होगा, क्योंकि हम सब लोगों ने पढ़ा है, वो है पश्चिम का आर्य आक्रमण का सिद्धांत। अब पश्चिम का आर्य आक्रमण का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत की भारत के अगर किसी विद्वान ने उसकी जमकर धुलाई की है, उसको रिजेक्ट किया है तर्कों के आधार पर, समाजशास्त्रीय दृष्टि से, एंथ्रोपोलॉजिकल दृष्टि से, तो उस महान विद्वान का नाम भीमराव अम्बेडकर है। प्रिय मित्रों, 19वीं शताब्दी के बीच से ही, मध्य से ही दुनिया में एक बड़ा चर्चित विषय रहा। ये चर्चित विषय क्या था? वो चर्चित विषय ये था कि यूरोप और भारत के लोग मूल रूप से एक ही हैं। ये विषय चर्चा में आ गया कि भारत और यूरोप के जो लोग हैं वो मूलतः एक ही हैं, उनकी एक ही नस्ल है। और इसका कारण है कि उस समय उन्होंने भाषा अनुसंधान में कुछ
शोध किया और शोध करने के बाद जो है इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारतीय यूरोपीय भाषा और भारतीय भाषा का मूल एक ही है। और इस संबंध में 1786 में विलियम जोन्स पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आर्यों को एक नस्ल माना, एक रेस माना, और भाषा के आधार पर उन्होंने कयास लगाया कि आर्य हजारों साल पहले यूरोप से चलकर भारत आए थे और उनका ये सिद्धांत अंग्रेजों को बहुत पसंद आया और अंग्रेजों ने इसे स्थापित करने का प्रयास किया कि भारत में आर्य बाहर से आए थे और उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को पराजित करके इस देश पर कब्जा कर लिया और उन्हें अपना दास बना लिया और उन्हें शूद्र का दर्जा दिया, द्राविड़ों को दक्षिण की ओर धकेल दिया। इस प्रकार से ये सिद्धांत जो है अंग्रेजों को बहुत पसंद आया और अंग्रेजों को पसंद आने का सिंपल कारण भी था। कारण ये था, अंग्रेज ये स्थापित करना चाहते थे कि भाई जिस तरीके से हम आज आए हैं आप लोग आज से थोड़े दिन पहले आ गए, बस फर्क क्या है, हम और आप एक ही बात है। लेकिन मित्रों, हालांकि कई विद्वानों ने स्थिति ये हो गई कि अंग्रेजों का जो एक तामझाम था उस समय पर दुनिया में, उसके सामने भारत के विद्वान जो है इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए और ना ही वो तर्क जुटा पाए कि ये स्थापित कर सकें कि यानी कि आर्य जो है वो भारत के मूल निवासी हैं। और ऐसी स्थिति के अंदर जो है उस समय पर जो है यानी कि बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू और एक प्रोफेसर काणे थे जिन्होंने धर्मशास्त्र का इतिहास लिखा है, बहुत बड़े विद्वान थे, और इन सब ने इस सिद्धांत का समर्थन किया। हालांकि महर्षि दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक परम पूज्य गुरु जी, इन सब ने ये कहा कि नहीं, हम आर्य यहाँ के मूल निवासी हैं, लेकिन पश्चिम के इस सिद्धांत को अगर किसी विद्वान ने तार्किक दृष्टि से पुख्ता तर्कों और सबूतों के आधार पर इसको खोखला सिद्ध किया, इसको रिजेक्ट किया, तो रिजेक्ट करने वाले पहले विद्वान जो है भारत के, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक पुस्तक है जो आप सभी को पढ़नी चाहिए। भारत सरकार के द्वारा उस किताब को छापा गया है और वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ग्रुप में आप उसमें ढूंढेंगे, और नहीं ढूंढेंगे तो आप मेरा फ़ोन नंबर ले लीजिए, अपने जो मित्र हैं उनके पास है, जो अपनी इकाई के उपाध्यक्ष हैं, वो उनसे ले लीजिए। इस किताब का नाम है हु वर द शूद्राज, शूद्र कौन थे। इसकी रचना 1946 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की और उन्होंने वेदों, उपनिषदों और अन्य ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। और बाबा साहब कहते हैं कि भाई ऋग्वेद में देखिए, आर्य बाहर से आए हैं, यह एक गलत सिद्धांत है। जिस प्रकार अमेरिका में यूरोप के लोग पहुंच गए और वहां के स्थानीय लोगों को मारकर भगाया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में भी ऐसा ही किया, ऐसा ही वो भारत में स्थापित करना चाहते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि ऋग्वेद में 33 बार आर्य शब्द आया है। एक स्थान पर भी यह नस्ल, रेस के रूप में इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। यह एक गुणवाचक शब्द के रूप में इसका इस्तेमाल हुआ है। बाबा साहब कहते हैं कि शूद्र लोग जो भारत में हैं सभी आर्य हैं और शूद्र भी क्षत्रिय हैं। ऋग्वेद के 9 मंडल में कहीं भी शूद्र शब्द नहीं है। 10वें मंडल में इसे बाद में जोड़ा गया है। शूद्र आर्य थे और क्षत्रिय वर्ण के थे। राजा वेन, राजा पूर्वा, राजा नहुस, राजा निमि, राजा सुदास,
इनके ब्राह्मणों के साथ संघर्ष हुए। राजाओं ने ब्राह्मणों के साथ इतने संघर्ष हुए कि वे कर्रा उठे। इस प्रतिशोध का बदला लेने के लिए उन्होंने क्षत्रियों का यज्ञोपवीत करना बंद कर दिया, जिससे वो शिक्षा, पूजा, यंत्र, कर्मकांड से दूर हो गए और धीरे धीरे सामाजिक परिस्थितियों में गिरते चले गए। आज जो शूद्र हैं वे पुराने क्षत्रिय हैं, उनके कुल और वंश एक ही है। और मित्रों, इसमें आप देखेंगे कि आज भारत के क्षत्रियों के और ब्राह्मणों के एक प्रकार के गोत्र हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो इस बात को स्थापित करते हैं कि जो आर्य आक्रमण का सिद्धांत है ये मन गढ़ंत है, और इसका जो है अंग्रेजों के जो यूरोपियन जो जातियां थी उनके जो राजनीतिक हित थे भारत को लंबे समय तक गुलाम बनाने के, उसमें वो हित छिपे हुए थे। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि भाई देखिए, सारी जो लड़ाई है, सारा जो विवाद है, वो इस बात को लेकर शुरू हुआ क्योंकि अधिकांश यूरोपीय विद्वानों ने आर्यों को एक नस्ल के रूप में मान लिया। लेकिन मैं आर्यों को नस्ल या प्रजाति नहीं मानता। आर्यों की कोई नस्ल या जाति नहीं है। आर्य केवल एक भाषा है, भाषा के सिवा कुछ नहीं है। इस भाषा को बोलने वाले आर्य हैं। आर्य का अर्थ भूमि जोतने वाला भी हो सकता है। श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाले को भी आर्य कहा जाता है। बाबा साहब फिर कहते हैं कि मैं बार बार कह चुका हूं, आर्य शब्द का संबंध ना तो रक्त से है, ना ही शारीरिक ढांचे से है, ना बालों से है, ना कपाल से है। मेरा सीधा तात्पर्य है, जो आर्य भाषा बोलते हैं वे आर्य हैं, और आर्य एक जन समुदाय है। जो चीज़ उन्हें आपस में बांधती है वो एक विशेष संस्कृति है जो आर्य संस्कृति कहलाती है। प्रिय मित्रों, बाबा साहब का ये सिद्धांत जो है, ये जो उनका आर्य आक्रमण के सिद्धांत का जो रिफ्यूटेशन है, उनका रिजेक्शन है, ये मुझे लगता है कि एक उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और देखिए, भारत एक सराय है। अंग्रेज ये स्थापित करना चाहते थे कि भारत एक सराय है, और इस सराय में आप पहले आ गए, हम इस सराय में बाद में आ गए। इसलिए आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, आपकी कोई कल्चरल आइडेंटिटी नहीं है। इस प्रकार से प्रिय मित्रों, जिस समय भारत राष्ट्र की जो अवधारणा है उसके ऊपर जो है पश्चिम के बादलों को हटाकर और विश्व के वैचारिक क्षितिज पर पहुंचाने वाले व्यक्ति का नाम, विचारक का नाम, चिंतक का नाम भीमराव अम्बेडकर है। इस तरह से भारत की आन बान और शान, इसकी पुनर्रचना का जो काम है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया। ऐसा नहीं कि भारत के लोग जो है ये नहीं मानते थे कि, लेकिन वास्तव में इसका दूसरा कारण ये था, इसका कारण ये था कि अंग्रेजों को अंग्रेजी ही भाषा में उनको जवाब देने का जो पहला काम जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया है। और इसलिए पश्चिम के जो बौद्धिक आक्रमणकारियों ने भारत के इतिहास, संस्कृति, जीवन मूल्यों सभी पर आक्रमण करके और अपनी वैचारिक सत्ता के अधीन जो गुलाम बनाकर रखने का जो उनका प्रयास था, उस पर एक बड़ा आक्रमण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया। इस प्रकार से विश्व के क्षितिज पर भारत को एक सांस्कृतिक पहचान दिलाने का काम जो है, एक ऐसे समय में जब अंग्रेज भारतीयों को ये स्थापित करने में तुले थे, ना तुम्हारा इतिहास है, ना संस्कृति है, ना जीवन मूल्य हैं, तुम भी बाहर से आए, हम भी बाहर से आए, तुम काहे के लिए लड़ रहे हो हमारे से। उस स्थान पर, उस समय पर भारतीयों को एक
इस प्रकार की सांस्कृतिक पहचान दिलाने का काम जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया है। मित्रों, मुझे लगता है कि बाबा साहब का ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और ये बात जो है बाबा साहब को तो बहुत फिट होती थी। भाई, आज देश के अनेक हिस्सों में आप देखेंगे कि मूल निवासियों के आंदोलन चल रहे हैं। ये मूल निवासियों के आंदोलन क्या है? ये मूल निवासी आंदोलन ये है कि भाई जो आर्य आक्रमण का जो सिद्धांत था, वही आर्य आक्रमण के सिद्धांत को मानते हैं और आगे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का फोटो लगा लेते हैं। बाबा साहब का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि बाबा साहब एक बहुत ही विवेकशील, एक बहुत ही रैशनल थिंकर थे। और बाबा साहब जो है वो इन सब बातों में कभी जो बात उनको एक बार जिससे वो कन्विंस हो गए, उस पर उन्होंने स्टैंड किया। और मित्रों, आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि महात्मा फूले को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपना तीसरा गुरु मानते थे। और उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है गुलामगिरी। वो कोई 1873 में किताब लिखी है, गुलामगिरी। और उस गुलामगिरी में बाबा साहब महात्मा फूले जो है वो आर्य आक्रमण के सिद्धांत को सही मानते हैं, उसका समर्थन करते हैं। लेकिन आप देखिए, अब गुरु भी गलत हो सकता है। बाबा साहब इतने विवेकशील चिंतक हैं भाई। बाबा साहब कोई ऐसे किसी की हवा में आने वाले आदमी नहीं है। और उन्होंने ये जो पुस्तक लिखी है हू वर द शूद्रास, इस किताब को अपने गुरु को समर्पित किया है, महात्मा फूले को। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि बाबा साहब जैसा विवेकशील चिंतक भारतीय राजनीति चिंतन की परंपरा में एक बहुत अद्भुत चिंतक है, एक अद्भुत राष्ट्रवादी चिंतक है। और बाबा साहब जब इस आर्य आक्रमण के सिद्धांत के बारे में, बाबा साहब को एक बात का अफसोस है, और वो अफसोस ये है कि भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि ये काम भारत के ब्राह्मणों को करना चाहिए था कि आर्य जो है वो बाहर से नहीं आए, लेकिन ये काम मुझे करना पड़ रहा है। इसका मतलब ये तो मुझे बहुत शूट करता है कि भाई ये जो आर्य जो हैं ये बाहर से आए और इन्होंने हम लोगों को गुलाम बनाया। लेकिन ये बात गलत है, इसलिए मैं गलत बात को स्वीकार नहीं करूंगा। लेकिन ये बात ब्राह्मणों को करना चाहिए था। इसका मतलब ये है कि ब्राह्मण जो है वो आर्यों के, यूरोपियनों के इस तर्क से सहमत हैं कि भाई, और अपने आप को सुपीरियर मानते। तो प्रिय मित्रों, मुझे लगता है कि ये बाबा साहब का इससे बड़ा राष्ट्रवादी चिंतन का बहुत आधारभूत चीज है कि उन्होंने इस आर्य आक्रमण के सिद्धांत को सिर्फ उसके खोखलेपन को ही नहीं दिखाया, बल्कि इसको आउटराइटली रिजेक्ट किया। ये बाबा साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये उनका राष्ट्रवादी चिंतन है, ये समाज को जोड़ने वाला चिंतन है, ये समाज की समरसता का चिंतन है। और इस बाबा साहब के इस कंट्रीब्यूशन को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। इस क्षेत्र में और काम होने चाहिए कि बाबा साहब ने किन आधारों पर आज, प्रिय मित्रों, आज भी देश भर के विश्वविद्यालयों में सब मार्क्सवादी शिक्षक जो हैं आर्य आक्रमण के सिद्धांत को अभी भी पढ़ाते हैं। राखी गढ़ी में जो पिछले दिनों जो शोध हुआ, जो डीएनए टेस्ट हुआ, उसके आधार पर यह सिद्धांत रिजेक्ट हो गया है। इसके बावजूद भी मार्क्सवादी चिंतक जो हैं वो इस देश की संस्कृति, जीवन मूल्यों, इस देश का इतिहास, इन सब को अभी भी तोड़ने मरोड़ने पर तुले हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो है ये बाबा साहब के राष्ट्रवादी चिंतन का एक दूसरी आधारशिला है। इस को जो है हमें जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रिय मित्रों, मैं एक बात और चर्चा आपके साथ करके इस अपनी वार्ता को जो है समापन करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि बाबा साहब का जो चिंतन है उसकी एक और बहुत ही महत्वपूर्ण आधारशिला है।
और वो ये है कि बाबा साहब जो थे वो महिला सशक्तिकरण के बहुत बड़े हिमायती हैं। महिला सशक्तिकरण के बहुत बड़े हिमायती हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब सवाल ये उठता है कि बाबा साहब जो है वो महिलाओं को वो जो अपने चिंतन में, उनके चिंतन में बहुत बड़ा महत्व देते हैं, और उस महत्व का कारण कई सारे हैं। एक तो वो है कि वो भारत की जो महिला है उसके त्याग, तपस्या, बलिदान, उसके सौंदर्य, उसके बहुत बड़े हिमायती हैं। और वो ये कहते हैं कि भाई कोई भी समाज जब तक सशक्त नहीं हो सकता, जब तक उस देश की महिलाएं सशक्त नहीं होंगी। इसलिए बाबा साहब ने एक कोट किया है, लिखा है, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कोई राष्ट्र कैसा है या कोई सामाजिक संगठन कैसा है, तो मुझे बताइए कि उस राष्ट्र की महिलाओं की स्थिति कैसी है। उस राष्ट्र की महिलाओं की कैसी स्थिति है, इसके आधार पर ही हम ये बता सकते हैं कि वो राष्ट्र कैसा है। मतलब ये है कि किसी देश का चरित्र सबसे अधिक इस बात से तय होता है कि वहाँ महिलाओं की स्थिति क्या है, उस समाज में महिलाओं का क्या स्थान है। यही बात शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक और अन्य क्षेत्रों पर भी उतनी ही लागू होती है। मित्रों, जैसे मैंने आपको बताया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महिलाओं की उन्नति और मुक्ति के बहुत बड़े पुरोधा थे। चाहे वो किसी भी जाति क्यों ना हो, वो उनके उच्च आदर्शों, सौम्यता, उनकी सुंदरता, लज्जा, संकोच, बुद्धिमत्ता, वेशभूषा और सबसे बड़ी बात उनकी जो त्याग भावना है, इससे बाबा साहब बहुत अधिक प्रभावित थे। और वो कभी भी महिलाओं के अपमान को नहीं सहते थे। इसलिए बाबा साहब ने अपने बड़े भाई को, जो एक मिल में काम करते थे, उनको अपने घर से इसलिए निकाल दिया क्योंकि उस पर आरोप लगा था कि उन्होंने एक महिला मजदूर के साथ अपमान किया है। और मित्रों, महिलाओं की जो शिक्षा है वो तो उसके बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि बाबा साहब उनकी शिक्षा के बहुत बड़े हिमायती थे। लेकिन साथ साथ एक और भी महत्वपूर्ण ये है कि महत्वपूर्ण बात यह है कि बाबा साहब का जो विजन था, उनका विजन ये था कि मैं महिलाओं के माध्यम से, अब आप जब महिला की बात करते हैं तो इस देश की 50% जनसंख्या आ जाती है। जब एक घर में एक महिला से शिक्षित होती है, एम्पावर होती है, तो आप समझ लीजिए कि वो परिवार, उसके आने वाला उसकी परिवार, मतलब उससे कितने परिवारों को एम्पावरमेंट मिलता है। तो बाबा साहब का मिशन ये था, उनका विजन ये था कि महिला का सशक्तिकरण होना चाहिए। और उस सशक्तिकरण में उनका जो वो कहते हैं कि भाई मेरी ज़्यादा दिलचस्पी और खुशी संविधान निर्माण की बजाय हिंदू कोड बिल को पास कराने में थी। अब वो कहते हैं कि भाई हिंदू कोड बिल क्यों 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 हिंदू कोड बिल पास होना चाहिए। अब ये महत्वपूर्ण बात है। वो कहते हैं कि हिंदुओं का पर्सनल लॉ मुस्लिम, ईसाई और पारसियों की भांति एक समान रूप में नहीं था। दूसरा, कानून की दृष्टि से हिंदू अलग थलग बिखरे हुए थे। तीसरा, समूचे भारत में हिंदुओं का कोई भी विवाह यानी कि मैरिज, फिर उत्तराधिकार, दत्तक, निर्भरता या गुजारा भत्ती का कोई भी एक समान कानून नहीं था। उनका कहना है कि इसे काम हिंदू नेताओं को करना चाहिए था, क्योंकि ये काम हिंदू नेताओं का था कि वे भारत के हिंदुओं को अन्य सभ्य जातियों की तरह से, धार्मिक दृष्टि से तो नहीं लेकिन कम से कम सामाजिक दृष्टि से उनको जो है एक समान पर्सनल लॉ
बनाने पर जोर देते ताकि सामाजिक बुराइयों का अंत हो। और इन सामाजिक बुराइयों में महिला सबसे अधिक सफरर थी। इसलिए इस हिंदू कोड बिल में जो प्रावधान किए गए उनमें से एक प्रावधान ये था कि एक समय में एक पति एक पत्नी का प्रावधान, समान रीति से विवाह, विच्छेद और तलाक का आयोजन का प्रावधान था। इसके अलावा मृत यानी कि अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो मृत पति की संपत्ति में पत्नी और पुत्रों का समान अधिकार, गोद लेने की परंपरा को कानून जामा पहनाना। तो मित्रों, ये कुछ बिंदु थे जो हिंदू कोड बिल में उस समय पर इसका खूब विरोध हुआ, और विरोध होने के अलावा ये पास नहीं हो पाया। और अंत में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यूनियन कैबिनेट्स में जो लॉ मिनिस्टर थे उस पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मेरे मित्रों, मुझे लगता है कि बाबा साहब की जो उनके जो राष्ट्रवादी, मुझे लगता है कि इससे बड़ा राष्ट्रवादी चिंतन का उदाहरण मिलना बहुत मुश्किल है कि वो भारत की उस 50% जनसंख्या को जो बहुत कानूनी दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से वंचित है, वंचित थी, और आज भी काफ़ी एक हद तक कुछ उसका हिस्सा आज भी वंचित है। तो मुझे लगता है कि बाबा साहब का ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये उनके राष्ट्रवादी चिंतन का एक झलक है कि वो इस देश को कैसे सशक्त बनाना चाहते थे, कैसे इस देश को जो है एक इंक्लूसिव बनाना चाहते थे। बाबा साहब का चिंतन बहुत बड़ा है और उसके चिंतन पर बहुत लंबी और बातचीत हो सकती है। और मित्रों, अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो उन प्रश्नों का स्वागत है। मुझे मतलब थोड़ा खेद है कि मुझे लगता है कि मैंने और लेकिन विषय थोड़ा सा मेरे से भी बहुत जुड़ा हुआ विषय था, और मैं चाहता था कि बाबा साहब के जो राष्ट्रवादी चिंतन है इस पर एक गहराई से बात होनी चाहिए। इसके अलावा भी बाबा साहब के राष्ट्रवादी चिंतन से जुड़े हुए कई और पहलू हैं। उनका संविधान निर्माण में उनका योगदान, उनका और भी बहुत कई सारे विषय हैं। उन पर समय समय पर हम चर्चा कर सकते हैं। और आपने बहुत तन्मयता से सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। कोई भी प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आप प्रश्न इस पर डाल दीजिएगा। प्रश्न में अभी भी जवाब दे सकता हूँ, और जब आप कहें तो फिर बाद में भी किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। कन्हैया जी को नमस्कार। कन्हैया जी, कन्हैया त्रिपाठी जी को बहुत बहुत नमस्कार। प्रशांत जी को नमस्कार। उत्कर्ष, उपेंद्र, कृष्णा, आप सबको नमस्कार।